हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा और मैं यहाँ पे आप सभी के सामने मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन को प्रेजेंट करने आई हूँ। मैंने अपने पेशेंट से ये परमिशन ले लिया है कि इन्होंने मुझे बोला है कि मैं इनका मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन कर सकती हूँ। तो आज हम समझेंगे मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें स्टेप्स ऑफ मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, तो उसमें सबसे पहले आता है अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आया न्यूट्रिशन ऑफ मसल, इसको बल्क ऑफ मसल भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा टोन ऑफ मसल, और तीसरा जो आता है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ मसल, और जो हमारा चौथा होता है वो आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, पांचवा आता है गेट, और छठा होता है पोस्चर। तो ये हमारे मुख्य रूप से 6 स्टेप बताए गए हैं मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम अपने मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन ऑफ मसल्स। न्यूट्रिशन ऑफ मसल देखने के लिए बॉडी के सबसे पहले उस पार्ट पे न्यूट्रिशन ऑफ मसल चेक किया जाता है जहाँ पे मसल्स बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, यानी कि बहुत अधिक मात्रा की डेंसिटी हो। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे हैंड के यहाँ मैं देख सकती हूँ कि पेशेंट के हैंड के आर्म और फोर आर्म, और दूसरा जो सबसे अधिक जो बल्क डेंसिटी जो प्रेजेंट होती है मसल की, वो होती है थाई और लेग में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अपने आर्म में हमारे दो टाइप की मसल है, एक बाइसेप्स है और एक ट्राइसेप्स है। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर न्यूट्रिशन ऑफ मसल चेक करने के लिए हम यहाँ पर मेजरिंग टेप का यूज करेंगे, और मेजरिंग टेप के यूज करने पर हम यहाँ मेजर करके देखेंगे कि इनकी डेंसिटी कितनी है, यानी कि न्यूट्रिशन कितना है। और यह सेम प्रोसेस यदि मैं अपने पेशेंट के राइट हैंड पे कर रही हूँ, तो यह सेम प्रोसेस मैं अपने पेशेंट के लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट करूंगी। दोनों तरफ ये मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने पेशेंट के लेफ्ट साइड पे भी। तो मैं जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि दोनों तरफ प्रेजेंट करने पर मुझे इक्वल इंचेस मिल रहे हैं। तो मैंने अपने पेशेंट का जो है न्यूट्रिशन ऑफ मसल चेक किया। तो न्यूट्रिशन ऑफ मसल चेक करने के लिए जो हमारा ये एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के 5 इंचेस ऊपर, और ऊपर जो है वो हम आर्म का बस न्यूट्रिशन ऑफ मसल चेक करते हैं, और एल्बो जॉइंट के 4 इंचेस नीचे हम फोर आर्म का जो है वो न्यूट्रिशन ऑफ मसल चेक करते हैं। तो अभी मैंने एल्बो जॉइंट के 5 सेंटीमीटर ऊपर मैंने आर्म का मसल ऑफ न्यूट्रिशन चेक किया है। अब मैं इसके लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे एल्बो जॉइंट के मैं यहाँ पर फोर आर्म का न्यूट्रिशन ऑफ मसल चेक कर रही हूँ। और यह सेम काम है राइट साइड के साथ साथ पेशेंट के लेफ्ट हैंड में भी करूंगी, ताकि दोनों तरफ मसल का जो न्यूट्रिशन है वो इक्वल है या नहीं यह पता चल पाए। अगर इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे मसल वेस्टिंग की कंडीशन को। तो अगर बल्क डेंसिटी जो मसल की है वो डिक्रीज हो रही है तो उसको एट्रोफी कहते हैं, और अगर बल्क डेंसिटी जो है मसल्स की या न्यूट्रिशन ऑफ मसल इंक्रीज हो रहा है तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे पेशेंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ही जो न्यूट्रिशन ऑफ मसल है वो दोनों इक्वल। मेरा जो अगला स्टेप है मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन का, वो है हमारा टोन ऑफ द मसल। टोन ऑफ मसल में जब हम चेक करते हैं, टोन ऑफ मसल का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जो भी मसल्स के द्वारा जो रेसिस्टेंट परफॉर्म किया जा रहा है, रेसिस्टेंट जो शो किया जाता है, उसे हम टोन ऑफ मसल कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने पेशेंट के अपने पेशेंट के हाथ को बिल्कुल ही मैंने बोला है कि आप एकदम लूज करें, और यहाँ पे मैंने इनके हाथ को बिल्कुल लूज किया है। और लूज करने के बाद जब मैं इनके हाथ को ऐसे फ्लेक्स और एक्सटेंस कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर इनके हाथ में इनके मसल्स में यहाँ पे मुझे रेसिस्टेंट महसूस हो रहा है। तो ये सेम परफॉर्मेंस में इनके हैंड में भी करूंगी। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इनके हाथ को बिल्कुल लूज करने के बाद यहाँ पे रेसिस्टेंट महसूस हो रहा है मुझे। तो ये जो है ये होता है टोन ऑफ
मसल, यदि कोई भी व्यक्ति अगर स्लीपिंग स्टेज में है तो उस वक्त जो रेसिस्टेंट ऑफ जो मसल होता है हैंड का वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है। तो वो कंडीशन मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और यदि यहाँ पर मैंने देखा कि इनके इनके हाथ लूज करने के बावजूद क्योंकि ये जागृत अवस्था में है, इसलिए इनके जो रेसिस्टेंट ऑफ मसल है वो थोड़ी बहुत मुझे मिल रही है। इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन देखिए टोन ऑफ मसल का, तो यदि किसी भी पर्सन में अगर जो मसल का टोन है अगर वो इंक्रीज कर जाता है तो उसको हाइपरटोनिया के नाम से जानते हैं। और अगर किसी भी पर्सन में अगर मसल का टोन जाता है तो उसको हाइपरटोनिया के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर हम देखें तो इसमें ग्रेड निर्धारित होते हैं, जिसमें इसमें टोटल 6 ग्रेड होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें हमें 6 ग्रेड देखने को मिलते हैं। जो 0 ग्रेड होता है वो सामान्य रूप से नो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो 5 ग्रेड होता है ये जो अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो 5th ग्रेड है, ये 5th ग्रेड है। और 5th ग्रेड जो होता है ये नॉर्मल रेसिस्टेंट को परफॉर्म करता है। जो मेरा मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन का जो मेरा तीसरा स्टेप होता है वो होता है मेरा सामान्य रूप से स्ट्रेंथ या पावर ऑफ द मसल। तो स्ट्रेंथ या पावर ऑफ द मसल परफॉर्म करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं, ये जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। इसमें हम पेशेंट को ऐसा कहते हैं कि वो अपने हाथ को फ्लेक्स करे और फिर हम उस पर अपना उस पर हम उसको रेसिस्ट करते हैं, उसके लगाए हुए फोर्स को जिधर फोर्स लगाता है उसके विपरीत दिशा में हम फोर्स लगाते हैं, तब हमें उससे मसल के स्ट्रेंथ या पावर का पता चलता है। तो मैं आपके सामने यहाँ दिखा रही हूँ, ये आप अपने हाथ को ऊपर की ओर फ्लेक्स करें। तो ये जब ऊपर की ओर ये फ्लेक्स कर रही है और मैं इनके हाथ को यहाँ नीचे की तरफ अपना एक्टिव फोर्स लगा रही हूँ, तो ये जो हमें मसल की जो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ पता चल रहा है ये हमारा बाइसेप्स मसल का स्ट्रेंथ है। अगला जो हम देखते हैं मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन में स्ट्रेंथ ऑफ मसल में, वो हम देखेंगे ट्राइसेप्स मसल का। तो ये जो ट्राइसेप्स मसल का जो हम स्ट्रेंथ देखते हैं, इसमें हम अपने पेशेंट को कहेंगे कि आप एक्सटेंड करिए अपने हाथ को फोर्सफुली। जब ये अपने हाथ को फोर्सफुली एक्सटेंड करेंगी तो मैं इनके हाथ को एक्शन के थ्रू जो ऊपर ले जाऊंगी, यहाँ जो मुझे मसल का जो पता चल रहा है हैंड के पीछे साइड में, ये है हमारा ट्राइसेप्स मसल। तो इस प्रकार से ये हमारा जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ मसल, ये हमें पता चलता है। अगला जो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन का जो अगला स्टेप होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है अपर लिम्ब और दूसरा होता है लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले इसमें 2 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फिंगर नोज टेस्ट। फिंगर नोज टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं अभी अपने पेशेंट से कहूंगी कि वो मेरे इंडेक्स फिंगर को अपने इंडेक्स फिंगर से टच करके और फिर उसे अपने नोज से टच करें। तो आप, ये मेरा इंडेक्स फिंगर है और आप इसे अपने इंडेक्स फिंगर से टच करके और अपने नोज के टिप पे टच करिए। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये फिंगर नोज टेस्ट को ये अच्छी तरह से ये पास कर गए हैं। तो उसके बाद ये जो परफॉर्म होता है फिंगर नोज टेस्ट का, इसको खुली आंख से कराते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल का जो दूसरा हमारा टेस्ट होता है वो होता है क्लोज आइज टेस्ट। इसमें क्लोज आइज टेस्ट में हम पेशेंट को ऐसा कहते हैं कि वो आंख बंद करके और हवा में एक सर्कल बनाए। तो मैं अपने पेशेंट से आग्रह करना चाहूंगी कि आप आंख बंद करें और हवा में एक सर्कल बनाएं। उस आंख से भी बनाएं। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जो मेरे पेशेंट ने अच्छी तरह से सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। इस जो हमारा होता है इसमें, तो वो तीसरा जो हमारा टेस्ट होता है इसमें, उसको डायटोकोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। डायटोकोकाइनेसिस में
हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने एक पाम को ऊपर दूसरे पाम को रखे और उसको सुपाइन और प्रोन करे। तो मैं अपने पेशेंट से आप अपने हाथ को ऐसे रखें और इसको सुपाइन और प्रोन करें। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको डायटोगोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी पेशेंट में या किसी भी पर्सन में सेरेब्रल एटेक्सिया अगर है तो वो डायटोगोकाइनेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाता, उसमें डायटोगोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलता, या जब उसे परफॉर्म कराते हैं तो वो अपने पाम को सुपाइन और प्रोन मतलब फास्टली या जल्दी जल्दी नहीं कर पाता। दूसरा जो एग्जामिनेशन है इसका जो मैंने दो टाइप का बताया, एक अपर लिम्ब और दूसरा होता है लोअर लिम्ब का। तो लोअर लिम्ब में हम पेशेंट को एक स्ट्रेट लाइन में चलाते हैं। तो मैं अपने खड़े हो जाइए और स्ट्रेट लाइन में चलकर बताते हैं। वापस आ जाइए। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के बाद इसी में एक और टेस्ट आता है जिसे टेंडम गेट के भी नाम से जानते हैं, और यह होल बॉडी कोऑर्डिनेशन टेस्ट परफॉर्म इस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम पेशेंट को ऐसा कहते हैं कि जब वो चले तो उनके लेफ्ट पैर का जो हिल है वो उनके राइट पैर के ग्रेट टो से टच हो, यानी कि एक पैर का हिल उनके दूसरे पैर के ग्रेटर टो से टच होना चाहिए। तो प्लीज आप ऐसा परफॉर्म करें। तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि इनके पैर का जो एक पैर का जो हिल है वो दूसरे पैर के ग्रेटर टो से टच हो रहा है। तो ये जो टेस्ट होता है इसे टेंडम गेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला जो टेस्ट है जो कि मूवमेंट को ही दिखाता है वो आता है रॉम्बर्ग साइन टेस्ट। रॉम्बर्ग साइन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इसमें पेशेंट को सबसे पहले इनके दोनों पैर को जोड़ते हैं। आप अपने दोनों पैर को जोड़ लीजिए और आप खड़े हो जाइए और यहाँ पर हम पेशेंट को देखते हैं कि वो खड़े होने के बाद सीधा खड़ा रह रहा है या नहीं, या फिर कहीं राइट या लेफ्ट साइड पर स्विंग तो नहीं कर रहा। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि खुली आंखों से ये मेरे जो पेशेंट है ये सीधे खड़ी है। अब आप अपनी आंखों को बंद करिए और सीधे खड़े होइए। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इनकी आंखें बंद हैं लेकिन ये राइट या लेफ्ट स्विंग नहीं कर रही है, एक जगह पर स्थिर खड़ी है। तो ये जो टेस्ट होता है इसे रॉम्बर्ग साइन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बैठ जाना। अगला जो मेरा जो स्टेप आता है वो होता है गेट। गेट में ये जो मिल्ली है इसको एटीट्यूड ऑफ वॉकिंग के भी नाम से जाना जाता है। मिल्ली ये चलने के एटीट्यूड को बताता है। तो अगर हम टाइप ऑफ गेट देखें तो वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हिमोप्रेसिक गेट। हिमोप्रेसिक गेट जो होता है इसमें जनरली जो पेशेंट होता है वो अपने राइट लेग को रब करते हुए, जैसे अपने राइट लेग है उसको रब करते हुए और आगे की ओर चलता है। दूसरा जो गेट होता है टाइप ऑफ गेट वो होता है हमारा स्टम्पलिंग गेट। स्टम्पलिंग गेट जो होता है ये जनरली आर्मी के जो जवान होते हैं वो जो परेड करते हैं और परेड करते हुए जो वो आगे की तरफ जाते हैं, इस गेट को स्टम्पलिंग गेट के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो गेट होता है वो होता है ट्रंकिंग गेट। ट्रंकिंग गेट में जनरली जो पेशेंट होते हैं वो जिगजैग पैटर्न में सामान्य रूप से चलते हैं। और जो हमारा चौथा जो गेट होता है वो होता है फेस्टिडेंट गेट। ये जो गेट होता है इसमें जनरली जो होता है ये पार्किंसंस डिजीज में देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट आगे की तरफ झुका होता है, तो आगे की तरफ इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो चलेगा तो गिर जाएगा, तो इसलिए वो आगे की ओर झुककर और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है।
अगला जो हमारा गेट होता है उसको बेंडिंग गेट के नाम से जानते हैं, और इसमें जो पेशेंट होता है वो डक की तरह चल रहा है, जिस तरह से डक चलते हैं वैसा पेशेंट इसमें वॉक करता है। और जो सबसे लास्ट होता है मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन का जो स्टेप, वो होता है पोस्चर। तो पोस्चर जो होता है ये सामान्य रूप से अगर पेशेंट की बॉडी का मसल टोन और जो उनके बॉडी का जो मूवमेंट है वो यदि नॉर्मल है तो पेशेंट का जो पोस्चर होगा वो अपने आप ही सामान्य होगा। और इसको सामान्य रूप से मैंने अपने पेशेंट में लॉन्गबर्ग टेस्ट के फॉर्म में दिखाया कि मैंने देखा कि इनकी बॉडी के जो मसल्स है वो भी नॉर्मल है और उनके जो स्टेप्स थे वो भी नॉर्मल है। तो इसलिए इनकी बॉडी का जो पोस्चर है वो भी हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो किसी भी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक तो उसकी बॉडी का मसल टोन और दूसरा होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ मसल। थैंक यू।